आज की कहानी है जीजा साली का खेल। मेरी जवान बहन थी जो माँ के साथ गांव में रहती थी, पर एक दिन अचानक मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरी बहन अनाथ हो गई। क्योंकि मेरे पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी बहन को अपने पास बुलाना पड़ा। मेरे पति मुझसे बेहद प्यार करते थे, उन्हें मेरी बहन के आने से कोई परेशानी नहीं थी। पर जब से मेरी बहन आई थी तो मैंने महसूस किया कि मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती, और जब मैं सोकर उठती तो देखती कि मेरी बहन रो रही होती। जब मैं उससे उसके रोने का कारण पूछती तो कहती, दीदी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है। ये सिलसिला अब हर रोज़ का हो गया था। एक रात मैंने ना तो खाना खाया और ना ही दूध पिया। मैंने खाना और दूध कहीं छुपा दिया था और अपनी बहन और अपने पति से झूठ बोला कि मैंने खाना खा लिया है और दूध भी पी लिया है। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई, पर नींद आने का झूठा बहाना बनाकर आंखें बंद करके सो गई। पर मैं गहरी नींद में नहीं सोई थी। मैंने देखा मेरे पति नवीन रात के 1 बजे कमरे से बाहर निकल गए। उनके निकलने के कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकली। मैंने महसूस किया कि मेरे पति मेरी बहन सुप्रिया के कमरे में हैं और उन दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मैं सुप्रिया के कमरे तक गई और अचानक कमरे का दरवाज़ा खोल दी। पर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये सब देखकर मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने सुप्रिया बिना दुपट्टे के बदहवास खड़ी थी और नवीन उसके पास खड़े थे। पर जब नवीन ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे। मैं पानी पीने कमरे से बाहर आया तो मैंने सुप्रिया के चीखने की आवाज़ सुनी और अचानक उसके कमरे में गया तो देखा छिपकली उसके दुपट्टे पर थी, इसलिए मुझे उसका दुपट्टा उतारकर दूर फेंकना पड़ा। तभी अचानक यहाँ पर तुम आ गई। नवीन के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने सुप्रिया की तरफ देखा। वो अभी भी डरी सहमी थी। मैं दौड़कर उसके पास गई तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पागल, एक छिपकली ही तो थी, तू इतना क्यों रो रही है? पर वो बस रोए जा रही थी। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसका रोना देखकर मैंने उसे अपने पास बुला लिया। किसी तरह रात गुजरी, पर सुबह उठते ही वो मुझसे कहने लगी, दीदी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मैं गांव जाना चाहती हूँ। भले ही मैं अकेले रहूँगी, पर मुझे गांव भेज दीजिए। उसकी इस तरह की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती, क्योंकि वो तो बहुत खुश होकर मेरे पास आई थी। पर अचानक आखिर उसे हो क्या गया था? जब ये बात मैंने अपने पति नवीन को बताई कि सुप्रिया का यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, वो गांव जाना चाहती है, नवीन ने कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। पर गांव में वो अकेले रहेगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? नवीन की बातें मुझे सही लगी। नवीन ने कहा, हम सुप्रिया का दाखिला कॉलेज में करवा देते हैं। वो पढ़ने जाएगी तो उसका दिल यहाँ पर लग जाएगा। मैं सुप्रिया को गांव में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मजबूरन मुझे नवीन की बात माननी पड़ी और अगले दिन सुप्रिया को मैंने नवीन के साथ कॉलेज में एडमिशन के लिए भेज दिया। पर जब उधर से सुप्रिया आई तो बहुत खुश थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था। सुप्रिया आते ही मेरे गले लग गई, कहने लगी, दीदी शॉपिंग करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मूड भी फ्रेश हो गया। नवीन जीजू ने मुझे समझाया है, शायद धीरे धीरे अब यहाँ पर मेरा दिल लग जाएगा और अब तो मैं कॉलेज भी चली जाऊंगी, तो इससे मुझे बोरियत भी महसूस नहीं होगी। अचानक सुप्रिया के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि अभी तक तो वो बहुत परेशान थी, यहाँ से जाना चाहती थी, पर अचानक उसे हो क्या गया कि वो इतनी खुश हो गई। मुझे उसकी खुशी बुरी तो नहीं लगी थी, पर अच्छी भी नहीं लगी थी। ये सब देखकर मुझे अब सुप्रिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मैंने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया तुम गांव जाना चाहती थी ना, तो मैंने बगल के चाची से बात कर ली है, वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रख लेंगी।
सुप्रिया ने मेरी बात को काटते हुए कहा, नहीं दीदी, अब मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा। धीरे धीरे मेरा दिल भी लग जाएगा। पर मैं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए सुप्रिया यहाँ से चली जाए और कुछ दिन बाद मैं उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूँ। इस बारे में मैंने नवीन से भी बात की, पर नवीन ने मुझे डांट दिया। कहा, जब वो आगे पढ़ना चाहती है और यहाँ रहना भी चाहती है तो तुम उसे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हो। नवीन की इस बात पर मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल भी चैन नहीं था। मैं चुप तो हो गई थी, पर रात को बार बार उठकर सुप्रिया का कमरा देखती। मेरे अंदर ना जाने कैसी उलझन थी। मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। अगली सुबह नवीन ने कहा, सुप्रिया को कॉलेज मैं छोड़ दूंगा। इस बात पर सुप्रिया ने भी हामी भर दी। उसने कहा, हाँ जीजू, आपने सही कहा। बस के धक्के खाने से अच्छा है कि आप ही मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। नवीन सुप्रिया को कॉलेज ही नहीं छोड़ते, बल्कि अपने ऑफिस से हाफ टाइम छुट्टी लेकर उसे कॉलेज से घर भी लेकर आते। वो अचानक उसका इतना ख्याल करने लगे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगता, पर मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने थे। और जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ देख न जाऊं, किसी पर बेवजह शक करना सही नहीं। एक दिन बैठे बैठे मैंने नवीन के ऑफिस में फ़ोन लगा दिया, पर उधर से जो खबर मुझे पता चली उसे सुनकर तो मैं सन्न रह गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। नवीन आज ऑफिस नहीं गए थे। आखिर वो कहाँ थे। सुप्रिया जब घर पर आई तो आते ही मैंने उससे पूछा, सुप्रिया, सच सच बताओ कि तुम्हारे और नवीन के बीच आखिर चल क्या रहा है। मेरे इस तरह के सवाल पर मैंने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर के मारे सकबका गई और कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं उसके रोने का कारण पूछती, तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नवीन थे। वो बहुत गुस्से में थे। मुझे देखते ही वो मुझे बाजू से पकड़े और कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरी तहकीकात करने वाली? तुमने मेरे ऑफिस में फ़ोन क्यों किया? मैं भी ये सब बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी। मैंने भी गुस्से में कहा, आप ऑफिस के बहाने जाते कहाँ हैं? उन्होंने कहा, जहाँ मर्जी आए वहाँ जाऊँगा। आज के बाद तुमने मेरी तहकीकात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करिए। कल मैं सुप्रिया को यहाँ से भेज रही हूँ। अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। मेरे इतना कहने की देर थी कि सुप्रिया मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। नवीन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझे बेतहासा मार रहा था। फिर मेरे बाल पकड़कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सच जानने का? तो सुन लो, मैं सुप्रिया से शादी करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ तुम उसे यहाँ से कैसे भेजती हो। ये सब कहने के बाद नवीन कमरे से बाहर निकल गए। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करूं। बाहर वो दोनों लोग थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। नवीन ने आज मुझे इतना मारा था कि मेरे चेहरे पर चोट के निशान उभर आए थे। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो और सुप्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। ये सब जानने के बाद मैं अपने किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी अपनी सगी बहन ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सुप्रिया मेरे कमरे में आई, पर उसे देखकर गुस्से से मैंने अपना मुंह फेर लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखा और कहा, तुम बहन हो कि डायन? मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ऐसी होती हैं बहनें जैसे कि तुम हो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है दीदी। मैं तो पिछले कई महीनों से ये सब ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका घर ना टूटे। दीदी, मैं जब से यहाँ पर आई थी, नवीन जीजू के नज़रों से मुझे उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे लगने लगा कि रात को मेरे कमरे में खिड़की से कोई झांकता है। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी नवीन जीजू पीछे से आए और मुझे डरा दिए। मैं डर गई। फिर उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा था,
पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन सोनम को अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ताकत का पाउडर लेकर आया हूँ। ये पाउडर तुम हर रोज उसे दूध में मिलाकर दोगी, पर ये बात तुम उसे मत बताना, नहीं तो वो नहीं पिएगी। मुझे लगा शायद ये ताकत का पाउडर है। उस दिन से मैं वो पाउडर आपको दूध में मिलाकर देने लगी और आप गहरी नींद में सो जाती। फिर एक दिन मुझे लगा कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में कोई आया है और मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया। दरवाजे में कुंडी लगाई गई। ये सब देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो देखा नवीन जीजू कमरे में थे। उन्हें देखकर मैं अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी। उन्होंने मेरे दुपट्टे को हटाते हुए कहा, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। उनकी हरकत देखकर मैं डर गई और उनसे बोली, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो कहने लगे, कोई मर्द किसी जवान लड़की के कमरे में इस वक्त क्यों आता है? तुम इतनी नादान नहीं हो। यही कहते हुए वो मेरी इज्जत को तार तार करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरा सब कुछ लूटने के बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब किसी को बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे। अब मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। परवाह थी तो आपकी, क्योंकि कुछ महीने पहले आपने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं आपके और आपके पेट में पल रहे बच्चे के खातिर चुप थी, पर जब मैंने देखा कि ये तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, इसे मजबूरन मुझे ये सब आपको बताना पड़ा। दीदी, अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? बस कसूर है तो एक बेटी होने का, वो भी एक अनाथ बेटी जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। दीदी, उस दरिंदे से मुझे बचा लीजिए। मुझे उससे शादी नहीं करनी, पर वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये सब कहने के बाद मेरी बहन सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उसके गले लगकर खूब रोई। शादी के 3 साल उस घटिया इंसान के साथ रहते हुए भी मैं उसे पहचान नहीं पाई थी, पर आज जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो उसने मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना ही लिया और हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 महीनों से जो तकलीफ मेरी बहन घुट घुट कर बर्दाश्त कर रही थी, वो शायद मेरी तकलीफ से कई गुना ज़्यादा थी। पर अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि ये तो हम दोनों बहनों के साथ बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था। इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। पुलिस आई और नवीन को पकड़कर ले गई। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं अपने बेटे पर नवीन जैसे इंसान का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। कुछ दिन बाद मैंने नवीन से तलाक ले लिया। आज मैं अपनी छोटी बहन और अपने बेटे के साथ रहती। मैंने अपनी छोटी बहन से उसके रिश्ते की बात की, पर उसे शादी नाम से नफरत हो गई है। वो शादी नहीं करना चाहती। सच कहते हैं, जब अपने माँ बाप इस दुनिया में नहीं हो तो ये दुनिया अपना रंग रूप दिखा ही देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।